लास्ट वीडियो में हम RBE फैक्टर जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे थे। तो इस सेंस में अब RBE फैक्टर वो किसी वजह से ब्रेक हो गई थी वीडियो, अब इसलिए मुझे दूसरी वीडियो जो है उसके साथ ही रिकॉर्ड करनी पड़ी, वो बीच में से ब्रेकअप हो गया था। तो RBE फैक्टर का मैं वहाँ पे बता रहा था कि ये इसको कहते हैं रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। ये रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस जो है वो जब हम डोज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, डोज के साथ RBE फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्विवेलेंट डोज आ जाती है। तो ये याद रखना है कि इक्विवेलेंट डोज DE ऑफ एनी अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अब्जॉर्ब्ड डोज एंड RBE ऑफ द काइंड ऑफ द रेडिएशन बीइंग अब्जॉर्ब्ड, काइंड ऑफ द रेडिएशन बीइंग अब्जॉर्ब्ड। ये इंपॉर्टेंट बात जो अब हमें चाहिए। द ऐसा यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज, अब इक्विवेलेंट डोज के यूनिट आ गए। अब ख्याल रखना है, दोबारा से इसको रिव्यू करते हैं। डोज का यूनिट है 1 ग्रे और या 1 रेड। 1 रेड बराबर होता है 0.01 ग्रे। और फिर आ जाते हैं हम इक्विवेलेंट डोज के ऊपर। इक्विवेलेंट डोज के यूनिट हैं सीवर्ट। सीवर्ट जो है 1 सीवर्ट इज इक्वल टू 1 ग्रे मल्टीप्लाइड बाई RBE फैक्टर। यानी कोई भी आप रेडिएशंस हैं उसका जो RBE फैक्टर है उसको ग्रे से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 सीवर्ट बनता है। और ओल्ड यूनिट रैम है, जैसे वह रेड था यहाँ पे रैम है, ये 0.01 सीवर्ट के बराबर होता है। यानी इससे आपको याद रखना आसान होगा कि 1 रेड इज इक्वल टू 0.01 ग्रे और 1 रैम इज इक्वल टू 0.01 सीवर्ट। द बैकग्राउंड रेडिएशन टू विच वी आर एक्सपोज्ड ऑन द एवरेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये इम्तिहानी नुक्ता निगाह से MCQs के लिए कि पर ईयर एक आदमी बैकग्राउंड रेडिएशन से जो एक्सपोज होता है उसकी जो इक्विवेलेंट डोज उसको जो मिलती है वो 2 मिलीसीवर्ट पर ईयर है। 2 मिलीसीवर्ट पर ईयर। डोज ऑफ 3 सीवर्ट विल कॉज रेडिएशन बर्न टू द स्किन। For workers in the nuclear facilities or mines, a weekly dose of 1 millisieverts is normally considered safe. ये फैक्टर भी याद रखना है। The damage from alpha particle is small unless the source enters the body. यानी अल्फा पार्टिकल का डैमेज स्मॉल है यहां तक कि कोई सोर्स जो है वो बॉडी में एंटर हो जाए। यानी अगर वो अल्फा सोर्स ही बॉडी में एंटर हो गया तो फिर ज्यादा खतरनाक है। अल्फा एंड बीटा particle can cause redness and sores on the skin. Some other low level radiation effects are loss of hair, ulceration, stiffening of lungs and a drop in white blood cell which is followed by the sickness pattern of diarrhea, vomiting एंड फीवर नोन एज रेडिएशन सिकनेस। ये याद रखने हैं अब आपने खास तौर पे MCQs के लिए। हाई लेवल ऑफ रेडिएशन में डिसरप्ट द ब्लड सेल सीरियसली। ये है लो लेवल। ये पहले पैराग्राफ में लो लेवल का तस्करा किया गया और अब ये हाई लेवल का। हाई लेवल ऑफ रेडिएशंस, डिजीजेस सच एज अनीमिया एंड ल्यूकेमिया, क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटीज, ये खतरनाक है। और म्यूटेशन, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। मे काज डिलेड जेनेटिक इफेक्ट सच एज कैंसर, आई कैटरैक्ट्स एंड इबनॉर्मेलिटीज इन द फ्यूचर जनरेशन। दीज मे डेवलप मैनी ईयर आफ्टर एक्सपोजर टू ह्यूमन रेडिएशन। और ये इफेक्ट आपको बहुत सालों बाद हो सकता है पता चले ह्यूमन रेडिएशन को एक्सपोज करते हुए। ये फैक्टर RB फैक्टर इसका 10 है, ये भी ख्याल रखना है। कुछ RB फैक्टर्स इसने दिए हुए हैं। टाइप्स ऑफ एक्सपोजर है, इसको भी जरूर लाजमी तौर पे इस टेबल को आपने देखना है, ठीक है ना। 1 ग्रे इज 1 जूल पर किलोग्राम, हेंस टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द होल बॉडी इज इक्वल टू, अगर टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब होल बॉडी ने क्या की है इसको कैलकुलेशन करनी हो तो ये उन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पे कोट की, इसको जरूर देख लेना आपने। It is a very small amount of thermal energy, obviously the damage done by ionizing radiation. वैसे ये small amount of radiation है और लेकिन ये damage done by the ionization radiation nothing to do with the thermal energy. The harmful effects arise due to the disruption of normal functioning of the tissues in which they are absorbed.
Biological and medical uses of radiation. Radioisotopes of many elements can be made easily by bombardment of neutrons and other particles, such as isotopes have become available and are inexpensive. Their use in medicine, agricultural, scientific research, and the industries has been expanded tremendously. Radioisotopes are used to find out what happens in many complex reactions and how they proceed. यानी ये chemistry में इसका use हो गया. Similarly, in biology, they have helped in investigating into the chemical reaction that take place in plants and animals. प्लांट्स एंड एनिमल्स में जब वो फूड खाते हैं या डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर उनमें किस तरह के केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं उनको स्टडी करने के लिए. बाय मिक्सिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो आइसोटोप विद फर्टिलाइजर वी कैन इजीली मेजर हाउ मच फर्टिलाइजर इज टेकन अप बाय द प्लांट यूजिंग रेडिएशन डिटेक्टर. इससे किसी भी खाद आपने बनाई है, कोई भी आपने जनरेट किया है आर्टिफिशियल प्रोसीजर फसलों को इन्हांस करने के लिए, या कोई आपने खाद वगैरह नई बनाई है, तो आप ये देख सकते हैं कि उसको किस तरह से इब्जॉर्व करते हैं पौधे, और इससे आपको उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं. फ्रॉम सच मेजरमेंट फार्मर्स नो द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर टू यूज. थ्रू द यूज ऑफ रेडिएशन इंड्यूस्ड म्यूटेशंस इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ सर्टन क्रॉप्स सच एज राइस, chickpea, wheat and cotton have been developed. They have improved plant structure. The plants have shown more resistance to disease and pest and give better yield and grain quality. Radiation also used to treat cancer. Radioactive tracers and imaging devices have helped to understand the diagnosis of many diseases. ये सारे पॉइंट्स हैं बच्चों, ये ख़ास तौर पे एमसीक्यू के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं. जो बच्चे नहीं भी कर रहे इस चैप्टर को, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बिहेव इन जस्ट द सेम वे एज द नॉर्मल आइसोटोप इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, but the location and the concentration of radioactive isotope can be determined easily by measuring the radiation of it emits. Thus are radioactive. तो इस तरह से आइसोटोप एक्ट एज एन इंडिकेटर or tracer that make it possible to follow the course of a chemical or biological process. फिर उसको अंडरस्टैंड करके हम फिर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं. The technique is to substitute radioactive atoms for the stable atom of the same kind in the substance and then follow the tagged atoms with the help of radiation detector in a process. Tracers are widely used in medicine to detect the malignant tumors and in agriculture to study the uptake of fertilizer by plant. ये points याद रखने हैं. For example, if a plant is given a radioactive carbon-14, it will use it in exactly the same way. It always use the stable carbon-12, but the carbon-14 releases beta radiation, and thus by measuring the radioactivity in different parts of the plant path taken by the carbon atoms can be known. तो इससे पता चल जाएगा कि पौधों में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है. This technique has helped to understand more elaborately the complex process of photosynthesis. The tracer technique was also used to identify faults in the underground pipes of the fountain system and of the historical Shalimar Garden of Lahore by the scientists of Pakistan Atomic Energy Commission. कि कहाँ पे वहाँ पे लीकेज है या कहाँ से वो आ रहा है, कहाँ से जा रहा है. Tracer are widely used in medicine to study the process of digestion and the way chemical substances move about in the body. Some chemicals such as hydrogen and sodium present in water and food are distributed uniformly throughout the body. Certain other chemicals are selectively absorbed by certain organs. Radioiodide, for example, absorbed mostly by the thyroid gland, phosphorus by bones and cobalt by liver. They can serve as tracers. ट्रेस का मतलब जैसे ट्रेस आउट करना होता है किसी चीज़ का पता चलाना, या उसकी शेप, उसका पाथ, उसकी
इंटेंसिटी कहाँ पे किस, ये सारा ट्रेसर की सेंस में आता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लो एक्टिविटी रेडियो आइसोटोप मिक्सड विद स्टेबल आइसोटोप इन is administered by the injection or otherwise the patient and its location in the disease tissue can be ascertained by means of radiation detector. For example, radioactive iodine can be used to check that a person's thyroid gland is working properly. A diseased or hyperactive gland absorbs more than twice the amount of normal thyroid gland. A similar method can be used to study the circulation of blood using radioactive isotope. ये नाम याद रखना है। Experiments on cancerous cells have been shown that these cells are multiply rapidly, absorb more radiation and are more easily destroyed than the normal cell by ionizing radiation. Radiotherapy with gamma rays from cobalt 60, ये याद रखना है, often used in the treatment of cancer. The gamma rays are carefully focused on the malignant tissue. Strict safety precautions are necessary for both patient and the attendant medical staff. Radioactive iodine 131 is used to combat cancer of the thyroid gland. Since the iodine tends to collect in the thyroid gland, radioactive isotope lodged with where they can destroy the malignant cell. In some cases, capsulated seeds are implanted in the malignant tissue for local and short range treatment. For skin cancer, phosphorus 32 and strontium 19 may be used instead. These produces beta radiation. The dose of the radiation has to be carefully controlled, otherwise the radiation could do more damage than help. Patients undergoing radiation treatment often feel ill because radiation also damages the healthy cells. इसी तरह ये radiation therapy है. The gamma ray radiographs are used as medical diagnosis such as internal imaging of the brain to determine precisely the size and location of the tumor or other parts of the body. Cracks in or cavities in castings or pipes can also be detected by scanning. Any sudden increase in count rate indicate a cavity within the object. The gamma camera is designed to detect the gamma radiation from sites in the body where a gamma emitting isotope is located. An image as shown in the figure 2 points consisting of many dots of gamma emitting sources in the patient body is formed. The camera can also be used to obtain the sequence of images to observe the organ as a kidney in action. Basics of nature. The man has always desired to comprehend the complexity of nature in terms of few elementary concepts as possible. Among any quest in Feynman words has been the one for wheels within wheels. The task of the natural philosophy being to discover the innermost wheel, if any such exists. A second quest is concentrated itself with the fundamental forces, which makes the wheel to go around and enmesh one another. Although we have been familiar with basic forces and about some of the basic building blocks of matter, but we are going to study the modern concept about both of these. We know that the basic forces are, ये 5 है basic forces, ठीक है जी, इनके नाम याद रख लें, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है. The electric and magnetic forces are unified to get an electromagnetic force by Faraday and Maxwell, who were able to prove that the current is induced in a coil whenever the magnetic flux passing through the coil is changed, leaving behind the 4 fundamental forces. The strong nuclear force, यानी वो दोनों जब आपस में कंबाइन हो गई, यानी वो एक ही फोर्स है, 2 मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं. तो फिर 4 रह गई बाकी. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स से मिलकर ये वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स.
ठीक है जी। दीज 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर हैव सीम टू सम क्वाइट डिफरेंट from one another. Despite its different effective strengths, the strong nuclear force is effective only within subnuclear distances. Subnuclear distance nuclear के अंदर जो distances होते हैं. Therefore combine the neutrons and protons within the nucleus. इसके ऊपर हमारी बात भी हो चुकी कि किस तरह strong nuclear force जो है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बाइंड किए रखी है किसी न्यूक्लियस में. The electromagnetic force is long range and causes the all chemical reactions. It binds ये शायद एमसीक्यू में बात पूछी जा सकती है. It bind together atoms, molecule, crystal, trees, building and you. This force acting on a microscopic level is responsible for the variety of apparently different microscopic forces such as friction, cohesion and adhesion. तो एक्चुअली फ्रिक्शन, कोहेजन एंड एडहेजन क्या है? ये हैं असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही हैं जो इनसाइड मटेरियल में एक्ट कर रही होती हैं और अपने आप को इस तरह से रेजिडुअल फोर्स के तौर पे शो करती हैं. तो उनके नाम फिर हमने रखे हुए हैं, फ्रिक्शन फोर्स है, कोहेजन फोर्स है, एडहेजन फोर्स है. द वीक न्यूक्लियर इज शॉर्ट रेंज. ये एमसीक्यू के लिए पॉइंट याद रखें. वीक न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज लाइक द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तो दो फोर्सेस शॉर्ट रेंज हैं, न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स. एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ये जो अब इसको सेंटेंस को सही तरह से करना, न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिपल्सिव फोर्स ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज. ये रिपल्सिव फोर्स है और उसकी रेंज आपने याद रखनी है 10⁻⁻17. इट इज यूजुअली मास्क्ड बाय द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. मास्क मतलब होता है छुपी हुई होती है, यानी जो बाहर नज़र नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे उसके मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मौजूद हैं इनसाइड द न्यूक्लियस. एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. The gravitational force, like the electromagnetic force, is again long range, extending up to and beyond the remotest stars and galaxies. It's keep the atmosphere and the seas fixed on the surface of planet. If it gives rise to the ocean tides, इससे ocean tides बनती हैं, and keep the planets in moving there around their suns. These widely disparate properties of four basic forces have not stopped the scientists from finding common cause for all of them. 100 years after the unification of electromagnetic forces into the electromagnetic force in 1970, the physics Nobel was also conferred on Glasgow, Weinberg and Abdus Salam for the unification of electromagnetic and weak forces. इसको कहते हैं electro-weak force. It is further expected that the strong nuclear force will eventually unite with the electro-weak force to make a single entire entity, resulting the grand unified electro-weak force. Grand unified electro-weak force. Building blocks of matter. Most important चीज़ें हैं ये अभी जो आने वाली हैं MCQ पॉइंट के एतबार से. Subatomic particles are divided into 3 groups: photons, leptons, hadrons. ये MCQ में पूछी जाती हैं बातें, शॉर्ट क्वेश्चन में भी. Elementary particles are basic building blocks of matter. All photons and leptons are elementary particles. ये दोनों बातें याद रखें, शॉर्ट MCQ में पूछी जाएंगी. Hadrons are not elementary particle. अच्छा, elementary particle की डेफिनेशन ये होती है कि ये खुद किसी से मिलके ना बना हुआ हो. ठीक है, जो खुद किसी से मिलके बना हुआ है एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होता. तो अगर हेड्रॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है तो वो खुद तो किसी एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बने होंगे, तो उनका नाम है क्वार्क्स. तो क्वार्क्स की आप यही डेफिनेशन भी कर सकते हो कि क्वार्क्स ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो हेड्रॉन जिनसे मिलके बने होते हैं. साइंटिस्ट नाउ बिलीव दैट ऑल मैटर बिलोंग्स टू आइदर अ क्वार्क ग्रुप और अ लेप्टॉन ग्रुप. यानी जितना भी मैटर इस यूनिवर्स में मौजूद है या तो वो क्वार्क से मिलके बना हुआ है तो वो क्वार्क ग्रुप कहलाएगा, और वो लेप्टॉन से मिलके बना हो तो लैपटॉप ग्रुप कहलाएगा. हेड्रॉन्स आर द पार्टिकल दैट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ये उनकी डेफिनेशन हो गई. इन एडिशन टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मीजॉन्स आर आल्सो हेड्रॉन्स. द पार्टिकल इक्वल इन मास आर ग्रेटर देन द प्रोटॉन आर कॉल्ड बेरियॉन्स. यानी ऐसे पार्टिकल जिनका मास प्रोटॉन से ज्यादा हो या प्रोटॉन के बराबर हो
तो हम उनको कहते हैं बेरियॉन्स, और जो लाइटर हैं इनको हम कहते हैं मीजॉन्स। तो हेड्रॉन्स में कौन कौन से आ जाते हैं? बेरियॉन्स और मीजॉन्स। फिर है लेप्टॉन्स। लेप्टॉन आर पार्टिकल दैट डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिनकी एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन्स एंड न्यूट्रिनोस। ये 3 नाम याद रख लेने हमेशा। क्वार्क्स, अकॉर्डिंग टू द क्वार्क थ्योरी इनिशिएटेड बाय मरे जेलमैन एंड ज़वीग, the quarks are proposed as the basic building blocks of the mesons and baryons. Quarks are proposed as the basic building blocks of mesons and baryons. क्या मतलब? इसका मतलब है कि बेरियॉन्स और मेसॉन्स जो हैं वो, बेरियॉन्स का मतलब अब दोबारा से ज़हनशीन कर लें, प्रोटॉन के बराबर जिनका मैस होता है या उससे ज़्यादा होता है बेरियॉन्स, और जिनका प्रोटॉन के मैस से कम मैस होता है वो मेसॉन्स होते हैं। और इनकी दूसरी पहचान क्या होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ये रिस्पॉन्ड करते हैं। अ पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क मेक्स अ मीजॉन। ये इंपॉर्टेंट बात है और एमसीक्यू में पूछी जाती है कि मीजॉन कैसे बनता है, जिसमें पेयर ऑफ एक क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स, यानी एक क्वार्क होता है एक एंटी क्वार्क होता है, और 3 क्वार्क्स मिलकर के बनाते हैं बेरियॉन्स को। ये दोनों डेफिनेशन याद रखनी, बार बार इम्तहान में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। इट इज प्रपोज दैट देयर आर 6 क्वार्क्स। इनकी तादाद बार दफा पूछ ली जाती है। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, बॉटम ऑन, टॉप क्वार्क। द चार्जेस ऑन द ऑल दीज क्वार्क फ्रैक्शनल एज शोन इन फिगर। ये याद रखना है, ये भी एमसीक्यू में पूछी जाती है। ये चार्ज फ्रैक्शनल चार्ज हैं। अप क्वार्क के ऊपर डाउन, अप डाउन, अप डाउन, स्ट्रेंज, चार्म और टॉप और बॉटम क्वार्क्स, इनके नाम याद रखने। ये इसकी सिंबल्स हैं और इसी तरह से उनका चार्ज फिर दोबारा से उसने शो किया हुआ है। A proton is assumed to be made up of 2 quarks and 1 down quark, 1 up quark and 1 down quark as shown in the figure. प्रोटॉन की कंपोजिशन उसने कहता है कि शो की गई है कि एक अप क्वार्क से 2 अप क्वार्क, सॉरी ये बेरियॉन है इसलिए ये 3 क्वार्क से मिलकर बनाता है। 2 इसमें अप क्वार्क्स हैं, 1 इसमें डाउन क्वार्क है। ठीक है ना, ये देखिए अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। और इसी तरह से ये न्यूट्रॉन है, इसमें 2 डाउन क्वार्क हैं और अप क्वार्क। ये एमसीक्यू में बात पूछी जाती है, याद कर लेना ये बात। द न्यूट्रॉन इज अस्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क, 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क, 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क। ये ख्याल याद है। करंटली हंड्रेड्स ऑफ हेड्रॉन्स कैन बी accounted for in terms of 6 quarks and their antiparticles. It is believed that quarks cannot exist on their own. Cannot exist on their, यानी अकेले फ्री नहीं रह सकते, जिस तरह हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन रह लेता है। Their existence has been indirectly verified. उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो इनडायरेक्टली वेरीफाई है। यानी जिस तरह हम एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से वो डिटेक्ट नहीं होता। अब आ जाते हैं वो जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे रह गए थे। डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पावर और ये सेफ्टी के एतबार से और पोल्यूशन के एतबार से और रिसोर्सेज के एतबार से। ये इसमें बेहतरीन लिखा हुआ है स्कॉलर में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैकग्राउंड रेडिएशन, ये भी आपको समझा दिया। If someone accidentally swallow an alpha source and a beta source, which would be more dangerous? आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि अल्फा सोर्स अगर स्वेल हो यानी निगल लिया जाए तो दैट इज मोर डेंजरस देन बीटा सोर्स। एक्सप्लेन वाई का मतलब है हाई आयोनाइजेशन काज करता है, और जब ये चला जाएगा स्वेल कर लिया जाएगा तो ये आपको पता है खून के जरिए मुख्तलिफ आर्गन्स के अंदर जाता है और आर्गन के अंदर जाकर आयोनाइजेशन काज करके उनको डैमेज कर देगा। Which radiation dose would deposit more energy to the body? कहता है कि कौन सी रेडिएशन ज्यादा एनर्जी डिपॉजिट करेगी। 10 मिली ग्रे ये डोज है, 10 मिली ग्रे टू द हैंड्स एंड 1 मिली ग्रे बॉडी टू द इंटायर बॉडी। डिपॉजिट मोर एनर्जी टू द बॉडी, 10 मिली ग्रे टू द हैंड और 1 मिली ग्रे डोज टू द इंटायर बॉडी। अब 1 ग्रे किसके बराबर है, पहले ये देख लें हम। 1 मिली ग्रे, 1 ग्रे किसके बराबर होता है बच्चों?
ये बराबर होता है 1 जूल पर किलोग्राम, ठीक है ना। अब 1 मिली ग्रे है और 10 मिली ग्रे है, ठीक है ना। अब 10 मिली ग्रे किसने डिजॉल्व किया? हैंड ने। हैंड का मास कितना होगा? लेट्स सपोज ये ½ kg, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो डोज हुई वो कितनी हुई बच्चों के 1 मिली जूल पर 1 किलोग्राम, और ये कितनी हो गई 10, नहीं ये 10 यहां पे आएगा, 10 मिली जूल, और ये है 1 मिली जूल। और इसका वेट कितना है? बॉडी का वेट अगर फर्ज किया आप 60 kg लगा लें आप, ठीक है ना। तो ये 20 मिली जूल पर kg हैंड्स की सूरत में है, और जब आप इसको 10 को डिवाइड करेंगे इसके ऊपर 60 के ऊपर, तो ये स्मॉल अमाउंट बनेगी पर किलोग्राम, यानी डोज बहुत कम है इसमें, और इसमें डोज जो है वो ज़्यादा है। तो विच रेडिएशन डज वुड डिपॉजिट मोर एनर्जी? कहता कौन रेडिएशन डिपॉजिट करेगा मोर एनर्जी टू द बॉडी? 10 मिली ग्रे टू द हैंड और 1 मिली ग्रे डोज टू द इंटायर बॉडी। तो इसमें जो ए है हैंड में ज़्यादा डिपॉजिट होगी एनर्जी इसके हिसाब से। अच्छा, इसका हिसाब आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे एक फार्मूला पढ़ा था कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू डोज डी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू मास टाइम डोज। अब हाथ का मास 1 किलोग्राम है और इसका मास 60 किलोग्राम है, तो ज़्यादा एनर्जी किसकी आएगी? जिसका मास ज़्यादा है। तो मच मोर एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय द एंटायर बॉडी। व्हाट इज अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर? डिस्क्राइब वन एप्लीकेशन इन ईच मेडिसिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, भी पीछे तज़किरा किया। हाउ कैन रेडियो एक्टिविटी हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? तो कैंसर की ट्रीटमेंट का भी तज़किरा भी थोड़ी देर पहले किया गया। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। और बस अब बाकी थोड़ा सा रह गया हमारा न्यूक्लियर रिएक्शंस वाला, वो भी ज़रा हम देख लें। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं उसके एतबार से अगर बात करनी है न्यूक्लियर रिएक्शन से, तो ये देखें न्यूक्लियर चेन जो है वो मैंने आपको क्लास में समझाई थी, रेडॉन वाली ये एग्जांपल भी समझाई थी अल्फ़ा पार्टिकल डिके में। इन जनरल ये कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। एक पेरेंट न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर एक पार्टिकल बम्बार किया जाता है, उससे एक नया डॉटर न्यूक्लियस बनता है और ये पार्टिकल साथ एमिट करता है। ये इस तरह से देखें ज़रा, इसमें ये हीलियम पार्टिकल हैं, ये एक्स स्मॉल की जगह पे है, ये नाइट्रोजन न्यूक्लियाई हैं जो एक्स कैपिटल की जगह से हैं, उनसे ऑक्सीजन बनी है जो वाई कैपिटल की जगह पे, और एक प्रोटॉन जो है वो मिट हुआ है जो वाई पार्टिकल, स्मॉल वाई पार्टिकल के। दिस रिएक्शन इज इंडिकेटेड व्हेन अल्फा पार्टिकल इंटर्स द न्यूक्लियस एंड then an excitation is produced in it, and a result of it oxygen and a proton is produced. Before and after any nuclear reaction, the number of proton and neutron must remain same, because protons and neutrons can neither be destroyed or nor can then be created.
वी एलेबोरेट दिस पॉइंट विद द एग्जांपल ऑफ रदरफोर्ड्स रिएक्शन। ये उसने रदरफोर्ड का रिएक्शन लेके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों तरफ कंजर्व कर दिए हैं, यानी एक जैसे बना रही हैं। A nuclear reaction can take place only when the total energy of the reaction including the rest mass energy is equal to the total energy of the products। यानी वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वायोलेट नहीं कर सकता, जो भी रिएक्शन होना है उसमें वो वैलिड रहेगा। ये इसने कैलकुलेशन कर दी है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में रेस्ट मैस एनर्जी कैलकुलेट की जाती है। रेस्ट मैस एनर्जी का ताल्लुक जो है वो इस फार्मूले के साथ है, आपको बारहा समझाया कि जब भी किसी सिस्टम की रेस्ट मैस एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है तो असल में वो उसके मैस को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो वो रेस्ट मैस एनर्जी उसकी बन जाती है। ये उसने सारी कैलकुलेशन करने का तरीका समझाया, आप अपनी किताब से इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर एक और रिएक्शन है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए यूज़ हुआ, उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेरिलियम है उसके ऊपर हीलियम पार्टिकल बम्बार किए गए, साथ में कार्बन बनी। तो ये पार्टिकल चूँकि न्यूट्रल है, ये डिटेक्ट नहीं होता था, इसलिए बड़ा मुश्किल था कि वो एनर्जी बैलेंस नहीं होती थी, कभी ये मैस बैलेंस नहीं होता था, इसलिए फिर यहाँ पे मसला बना। तो उसको फिर डिस्कस करने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट चैडविक ने किया, जिससे फिर न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुए। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसकी एक आध एग्जांपल बस आप अपने जहनशीन कर लें, उसको याद रख लें, बस ये इतना ही काफ़ी है। लास्ट में थोड़ा सा तज़किरा कर लेते हैं जो रह गया हमारे पास, न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं, तो आइए देखते हैं। इन अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन द न्यूक्लियर रिएक्टर वो है जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो होता है। प्लेज द सेम रोल एज डज द फर्नेस इन द थर्मल पावर स्टेशन। इन अ फर्नेस कोल आयर इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट while in a reactor fission reactions produces heat। When the fission takes place in an atom of a uranium or any other heavy atom, then an energy at the rate of 200 mega electron per nucleus is produced। ये ख्याल रखना 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है, तो अगर यूरेनियम वगैरह का न्यूक्लियस तो ऑन द एवरेज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये एमसीक्यू में बात पूछी जा सकती। ये एनर्जी किस तरह? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फिशन फ्रैगमेंट्स, यानी फिशन के बाद वो जो न्यूक्लियस बनते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के तौर पे और न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर होती है। दीज फास्ट मूविंग फ्रैगमेंट्स besides colliding with one another also collide with the uranium atoms। in this way their kinetic energy gets transferred into heat energy। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी की सूरत में जमा होती रहती है और फिर वहां से हीट एनर्जी को एक मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो एक्सट्रैक्ट करके उससे टरबाइन वगैरह चलाई जा सकती है। ये स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई गई है, ये असल रिएक्टर है जिसके अंदर होल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। ये कूलेंट है, कूलेंट इसलिए कूलेंट की सेंस ये है यहाँ पर कि ये यहाँ पे जो हीट एनर्जी पैदा होगी इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जो हीट एनर्जी पैदा होगी इस हीट एनर्जी को हमने बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए यहाँ पे प्रेशराइज्ड वाटर यूज़ किया गया है और ये वाटर इस तरह से इस कॉइल में चलता है और वापस पंप होता है और इस कॉइल में फिर हम यहाँ से पानी जो है ना वो किसी सोर्स से यहाँ पे इस चैम्बर में डालते हैं। चैम्बर में पानी गर्म हो जाता है, उसकी भाप बन जाती है, भाप से हम टरबाइन चलाते हैं, ठीक है ना जी। टरबाइन जो है वो टरबाइन चलती है तो ये टरबाइन जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो उधर कर दी जाती है और ये भाप जो है उसको लो टेम्परेचर के ऊपर इधर हासिल होती है। इसको फिर ठंडा कर लिया जाता है ताकि वाटर बन जाए, इसको पंप ना करके फिर दोबारा यहाँ पे भेजा जा सके। ये इस तरह से प्रोसीजर चलता रहता है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है। अ रिएक्टर यूजुअली हैज़ 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं।
और नंबर 1 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द वाइटल पार्ट ऑफ द कोर इज कॉल्ड कोर। दरमियानी हिस्सा जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये वाला कोर है कि नहीं। इसको सारे को मैं अभी अरेज कर देता हूँ यहाँ से और इसको इस तरह से कर देता हूँ। ये कोर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कोर है। हियर द फ्यूल इज केप्ट इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब्स। रिएक्टर फ्यूल्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, ये याद रखना है। यूरेनियम वाज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द एलिमेंट्री रिएक्टर्स। इन दिस फ्यूल द क्वांटिटी ऑफ U-239 इज इंक्रीज 2 to 4%, ये याद रखना है। इसको एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम कहते हैं। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट द क्वांटिटी ऑफ U-23592 in the naturally occurring uranium is only 0.7%। MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात पूछी जाती है। Nowadays plutonium-239 and uranium-233 are also used as fuel. Few rods are placed in the substance of small atomic weight such as water। यानी फ्यू राड्स को, वो जो मैंने यहाँ पे प्रेशराइज वाटर इसने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ये इसके अंदर ये ब्लू कलर में जो लिक्विड है, ये लाइट वेट यानी स्मॉल एटॉमिक वेट वाला हैवी वाटर हो सकता है, कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मॉडरेटर्स। ये मॉडरेटर्स की एग्जांपल हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछी जाती है, याद होना चाहिए। द फंक्शन ऑफ दीज मॉडरेटर इज टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। इनका फंक्शन क्या है? मॉडरेटर जैसे नाम से ज़ाहिर है, जो न्यूट्रॉन फास्ट न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं फिशन फ्रैगमेंट्स के साथ, उनको स्लो डाउन करना होता है, क्योंकि फिशन का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन न्यूट्रॉन से होता है। हैवी वाटर इट मे बी रिमेंबर्ड इज मेड अप ऑफ H21, a heavy isotope of hydrogen instead of H11. The neutron produced in the fission fragments are very fast, energetic and are not suitable for producing the fission in reactor fuel like this. जिन रिएक्टर में ये फ्यूल्स हैं उनके लिए ये मुनासिब नहीं है। For this service slow neutrons are more useful. To achieve this moderators are used. ये एमसीक्यू में पूछी जाती हैं बातें, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। बिसाइड मॉडरेटर देयर इज एन अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने की भी एक अरेंजमेंट होती है, सो दैट ऑल द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन फिशन ओनली वन न्यूट्रॉन प्रोड्यूसेस फर्दर फिशन रिएक्शंस। द पर्पस इज अचीव्ड आइदर बाई कैडमियम और द बोरॉन। और जो राड बने होते हैं वो कैडमियम या बोरोन के होते हैं, बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी टू ऑब्जॉर्विंग फास्ट न्यूट्रॉन। द कंट्रोल राड्स मेड ऑफ कैडमियम और बोरॉन आर मूव्ड इन एंड आउट द रिएक्टर कोर टू कंट्रोल द न्यूट्रॉन दैट इनिशिएट फर्दर fission reaction. In this way the speed of the chain reaction is kept under control. यानी अगर वो एक हद से ज़्यादा बढ़ रहा होता है रिएक्शन की स्पीड, तो फिर इन कंट्रोल राड को डिप कर देते हैं। ये कंट्रोल राड ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ग्रे आपने येलो कलर में है कंट्रोल राड, ठीक है। तो कंट्रोल राड को डिप कर दिया जाता है, वो न्यूट्रॉन को अब्जॉर्व करना शुरू कर देते हैं, रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है। जब रिएक्शन स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है तो उसको स्पीड अप करने के लिए दोबारा से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ये कंप्यूटराइज सिस्टम सारा इसको कंट्रोल कर रहा होता है फीडबैक मैकेनिज्म के तहत। बहरहाल अगर इमरजेंसी हो या रिपेयर पर्पज़ के लिए शट डाउन करना हो तो फिर इनको फुली रिएक्टर के अंदर जो है वो कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, तो उससे वो शट डाउन हो जाता है। हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द चेन रिएक्शन। इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है कोर में। द टेम्परेचर ऑफ द कोर इज अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। टू प्रोड्यूस द स्ट्रीम ऑफ दिस फ्रॉम दिस हीट इट इज ट्रांसपोर्टेड हीट एक्सचेंजर। वो जो मैंने कॉइलें सी बनाई हीट एक्सचेंजर है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, हैवी वाटर एंड अदर लिक्विड अंडर प्रेशर। इन द हीट एक्सचेंजर दिस हीट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द हाई टेम्परेचर स्टीम फ्रॉम ऑर्डिनरी वाटर। द स्टीम इज देन यूज्ड टू रन द टर्बाइन which in turn rotates the generator to produce the electricity। ये वो सारा तरीका है। ये इसने टेम्परेचर ऑफ द स्टीम कमिंग आउट ऑफ द टर्बाइन 300 डिग्री सेंटीग्रेड उसको ठंडा किया जाता है, इसलिए उसको कंडेंसर वगैरह वहाँ पे लिखा हुआ है। कैनप ये कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट का तज़किरा थोड़ा सा किया गया है। द न्यूक्लियर फ्यूल वंस यूज्ड फॉर चार्जिंग द रिएक्टर कैन हैव
can kept on operating continuously for few months. Thereafter the fissile material begins to decrease. Fissile मतलब ऐसा मटीरियल जिससे फ्यूजन की जा सकती है. Now the used fuel is removed and a fresh fuel is fed instead. In the used up fuel intensively radioactive. ये जो यूज हुआ वो फ्यूल होता है ये intensively radioactive होता है. Substance remain इसमें होते हैं. The half life of these radioactive materials many thousand years. The radiations and the particles emitted out of the nuclear waste is very injurious and harmful to the living things. Unfortunately, there is no proper arrangement of disposal of nuclear waste. This can be dumped into oceans or left in any place where they will contaminate the environment, such as through the soil or air. ये सारा यानी contamination ही करते हैं जहाँ पे मर्जी कर लें इसको. They must not be allowed to get into drinking water. The best place for so far to find store these waste is the bottom of the old salt mines, which are very dry and are thousands of meters below the surface of earth. Here they can remain and decay without polluting the environment. Types of reactor. There are two types of thermal reactors, fast reactors. नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसे रिएक्टर जिसमें थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब है कि स्लो डाउन किए हुए न्यूट्रल जिनकी एनर्जी थर्मल एनर्जी के बराबर होती है यानी फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो लेकिन कुछ रिएक्टर अब ऐसे भी हैं जिनमें फास्ट न्यूट्रॉन डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं. अच्छा, अब हम आ जाते हैं थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरफ. They use natural uranium or slightly enriched uranium as fuel. The enriched uranium contains a greater percentage of U-235 than the natural uranium. उसको कहते हैं enrichment कर दी गई है. There are several designs for the thermal reactors. Pressurized water reactor are the most widely used reactors in the world. In this type of reactor, water is prevented from boiling, being kept under high pressure. This hot water is used to boil another circuit of water which produces steam or turbine rotation of electricity generators. फास्ट रिएक्टर्स आर डिज़ाइन टू मेक U-238. जो फास्ट रिएक्टर हैं उसमें असल में U-238 यूज़ किया जाता है विच इज़ अबाउट 99% content of the natural uranium. Each U-238 nucleus absorb a fast neutron and change into plutonium-239. इससे plutonium-239 बनता है. ये प्रोसेस होता है. उसमें पहले नेप्टूनियम बनता है फिर उससे प्लूटोनियम बनता है. Plutonium can be fissioned by fast neutron. Hence moderator is not needed in the fast reactor. तो इस वजह से फास्ट रिएक्टर में मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं होती. ये पॉइंट MCQs में पूछा जाता है. The core of the fast reactor consists of mixture of plutonium and uranium dioxide surrounded by the blanket of U-238. Neutron thus escape from the core, interact with the uranium-238 in the blanket, producing thereby plutonium-239. Thus, the more plutonium fuel is bred in this way, and the natural uranium is used more effectively. यानी दूसरे लफ्ज़ों में U-235 यूज़ करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसकी मकदार बहुत थोड़ी होती है. 0.7% होता है सिर्फ. उसकी अरेंजमेंट भी करनी पड़ती है जबकि 99% U-238 होता है. U-238 जो है वो फिर इस्तेमाल किया जाए उसके लिए तो वो फास्ट रिएक्टर फिर उसके लिए बनाए गए. इस तरह से ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इसकी भी बात मुकम्मल हुई. उम्मीद है कि अब ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह. तो आप इसको काइंडली तैयार करें कल के लिए. अल्लाह हाफिज़.